मायरा गाना बंद करती है, सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं। वहीं खड़ा अरमान अपनी आंखों में आंसू लिए कब से मायरा को देख रहा था। आखिरकार उसका इंतजार खत्म हुआ। जिसे वो इतने सालों से ढूंढ रहा था, वो आज उसके सामने है। अरमान अपने दिल पर हाथ रख कर बोला, तुम सही थे कि मायरा ही वो लड़की है, लेकिन दिमाग नहीं मान रहा था। क्या किस्मत है मेरी, जिसे मैं इतने सालों से ढूंढ रहा था, वो खुद मेरे पास आ गई। अरमान अपने फ्रेंड अमन के साथ उसी होटल पर बार में ड्रिंक कर रहा था। आज अरमान बहुत दुखी था, क्योंकि अपने दिल और दिमाग में चल रही जंग से परेशान हो गया था। दिल कहता मायरा ही वो लड़की है, और दिमाग सबूत मांगता। इसलिए वो आज ये ड्रिंक करने आया था, ताकि अपने आप को शांत कर सके। अरमान जब अमन से बात कर रहा था, तो उसका फ़ोन बजता है। फ़ोन पर बात करते करते अरमान बार से बाहर आ जाता है। कॉल कट जाने के बाद जब अरमान वापस बार की तरफ जाने लगता है, तो उसके कानों में वही आवाज़ सुनाई देती है जो उसने गोवा में सुनी थी। अरमान के कदम वहीं रुक जाते हैं। वो उस आवाज़ को फॉलो करने लगता है। अरमान का दिल मानो ट्रेन की रफ्तार से चल रहा था। वो आज किसी भी कीमत पर उसे देखना चाहता था कि कौन है वो लड़की जिसने अरमान का दिल चुरा लिया। अरमान भागते भागते उस जगह पहुंच जाता है जहाँ मायरा गाना गा रही थी। अरमान जब मायरा को गाते देखता है, तो उसके कदम वहीं रुक जाते हैं और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, या यूं कह लो, खुशी के आंसू, कि मायरा ही वो लड़की है जिसे वो ढूंढ रहा था। गाना खत्म होने के बाद लोगों की तालियों की आवाज़ से अरमान अपने होश में आता है और उसके कदम मायरा की तरफ बढ़ने लगते हैं। अरमान का मन कर रहा था कि वो मायरा को अपनी बाहों में भर ले। जब तक अरमान मायरा तक पहुंच पाता, उससे पहले रियाज गुलाबो कहकर मायरा के पैर से लिपट जाता है। अरमान एक बच्चे को मायरा के पास देख वहीं रुक जाता है और उन दोनों को देखने लगता है। रियाज, गुलाबो, आपने मेरे लिए गाया? मायरा घुटनों पर बैठकर रियान से कहती है, हाँ, ये आपके लिए था। रियाज, गुलाबो, ये मोहब्बत क्या होती है? मायरा अपने हाथों को फैलाकर बोली, मोहब्बत यानी बहुत 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 सारा प्यार, सिर्फ मेरे रियांस के लिए। रियाज भी अपने हाथों को फैलाकर कहता है, मैं भी आपको गुलाबो बहुत 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 प्यार करता हूँ। और फिर मायरा को हक कर लेता है। मायरा भी उसे कसकर अपने सीने से लगा लेती है, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को लगाती है। अरमान वहीं खड़ा ये सब देख रहा होता है। अरमान उन दोनों को देखकर बोला, शायद ये मायरा के भाई का बेटा है, जिसके बारे में रजत ने बताया था। कितना प्यार करते हैं दोनों एक दूसरे से। उन दोनों को देखकर अरमान मुस्कुराने लगता है। तभी मायरा का फोन बजता है। मायरा रियान से अलग होकर खड़ी हो जाती है और फ़ोन देखती है, तो सिया उसे कॉल कर रही थी। मायरा टेबल की तरफ नज़र डालती है, तो वहाँ सिया नहीं थी। मायरा फ़ोन रिसीव कर पूछती है, कहाँ है तू सिया? सिया, मैं और मीरा बाथरूम आए हैं। मायरा, ओके। जब मायरा फ़ोन पर बात कर रही थी, तभी रियाज की नज़र अरमान पर जाती है, जो कब से मायरा को ही देख रहा था। रियाज अरमान की नज़रों का पीछा करता है तो देखता है कि अरमान मायरा को ही देख रहा है। तो रियाज सलमान के पास जाता है और मायरा को देखते हुए कहता है, खूबसूरत है ना? अरमान पहले ही सपने में गुम होते हुए, बहुत। रियांस बोला, मेरी गुलाबो है वो। अरमान ने जब आवाज़ की तरफ ध्यान दिया, तो रियाज अपनी कमर पर हाथ रख के उसे ही देख रहा था। अरमान रियांस को देखकर अपने घुटनों पर बैठ गया और बोला, क्या हुआ जूनियर? रियांस, आप मेरी गुलाबो को क्यों घूर रहे हो? अरमान, गुलाबो कौन है? रियांस मायरा की तरफ हाथ से इशारा करते हुए बोला, वो मेरी बुआ, वही तो है मेरी गुलाबो। अरमान, ओ, तो वो है आपकी गुलाबो? रियांस, यस, वो मेरी गुलाबो है। रियांस अरमान की नीली आंखों को देखकर बोला, वाह अंकल, आपकी आंखें कितनी सुंदर हैं। मैं आपको ब्लू आइज वाले अंकल बोलूँगा। अरमान उसकी बात पर मुस्कुरा दिया। मायरा बात करके फ़ोन कट करती है और देखती है कि रियांस किसी से बातें कर रहा है। मायरा को अरमान का चेहरा नहीं दिख रहा था, सिर्फ उसकी पीठ दिख रही थी। मायरा रियांस के पास जाती है तो देखती है कि यह तो अरमान है। मायरा अरमान को देखकर बोली, सर आप? फिर रियांस को देखकर बोली, रियांस, आप यहाँ क्या कर रहे हो? आपने सर को परेशान तो नहीं किया ना? मायरा अरमान को देखते हुए बोली, सॉरी सर, अगर इसने आपको परेशान किया हो तो। अरमान मायरा को देखकर खड़ा हो जाता है। अरमान का तो मन कर रहा था कि वो मायरा को गले लगा ले और कभी खुद से दूरी ना करे, लेकिन अरमान मायरा पर अपनी मर्जी नहीं थोपना चाहता था।
वो चाहता था कि मायरा भी उससे प्यार करे जैसे वो मायरा से करता है। मायरा उसे अपनी मर्जी से अपनाए। जहाँ इतना इंतजार किया वहाँ थोड़ा और सही। अरमान हैंडशेक करने के लिए अपना हाथ आगे कर बोला, हेलो मायरा। मायरा अरमान से हैंडशेक करते हुए, हेलो सर। अरमान रियाज को देखकर बोला, नहीं, इन्होंने मुझे बिल्कुल परेशान नहीं किया, बहुत ही क्यूट बच्चा है। फिर मायरा को देखते बोला, और मैं ऑफिस में तुम्हारा सर हूँ, ऑफिस के बाहर तुम मुझे मेरे नाम से बुला सकती हो। मायरा थोड़ा हिचकिचाते हुए, बट सर, मैं ऐसे कैसे आपका नाम ले सकती हूँ, आप मेरे बॉस हैं। अरमान मुस्कुराकर बोला, वैसे ही जैसे मैं तुम्हारा नाम ले लेता हूँ। मायरा मायरा भी मुस्कुराकर बोली, ओके सर। अरमान आंखें दिखाते हुए, फिर सर। मायरा मुस्कुराकर, ओके सॉरी अरमान। मायरा के मुंह से अपना नाम सुनकर अरमान बहुत खुश हो जाता है और मुस्कुरा देता है। रियाज मायरा को देखकर बोला वो आप इन्हें जानती हैं? मायरा रियान से, हाँ रियान से मेरे बॉस हैं। मैं और सिया बुआ इनके ही ऑफिस में काम करते हैं। रियान अरमान को देखकर बोला, ओह, तभी आपको इतनी देर से देख रहे थे। मायरा थोड़ा कंफ्यूज होकर, क्या मतलब? अरमान बात को संभालते हुए बोला, कुछ नहीं, वो मैं अपने फ्रेंड के साथ आया हूँ, तुम्हारा गाना सुना तो रुक गया। वैसे मायरा तुम बहुत अच्छा गाती हो। मायरा, थैंक यू सर। अरमान उसे घूर कर देखता है तो मायरा बोलती है, ओके, ओके अरमान। अरमान, गुड। तभी वहाँ सिया और मीरा भी आ जाते हैं। सिया तो मुंह खोले अरमान को ही देखे जा रही थी। डार्क ब्लू जीन्स, वाइट टी शर्ट, डार्क ब्लू कलर का ब्लेजर, बाजू को थोड़ा ऊपर तक ब्लेजर को चढ़ाया हुआ, बहुत ही हैंडसम लग रहा था। मायरा सिया के पास जाकर उसका मुंह बंद करते हुए बोली, अपना मुंह बंद कर, मच्छर घुस जाएंगे। मायरा की बात सुनकर सिया अपना मुंह बंद करके अरमान को ही देखे जा रही थी। सिया अरमान को देखते हुए, हेलो सर, मैं मायरा की फ्रेंड सिया आपके ही ऑफिस में काम करती हूँ। अरमान सिया से, हेलो मिस सिया। मीरा मायरा से बोली, मायरा दीदी, मुझे घर जाना है, माँ की तबीयत खराब हो गई है। मायरा, चलो मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। मीरा, नहीं दीदी, बाहर मेरे भैया आए हैं मुझे लेने। मायरा उसको कुछ पैसे देती है और कहती है, अगर और ज़रूरत हो तो ले लेना मुझसे, अब तुम जाओ। मीरा वहाँ से चली जाती है। मायरा सिया और रियाज को देख बोली, अब हमें भी घर चलना चाहिए। रियाज मायरा से, लेकिन गुलाबो, हमने तो अभी आइसक्रीम खाई ही नहीं। सिया, हाँ मुझे भी आइसक्रीम खानी है। मायरा, ओके चलो फिर। रियाज सलमान को देखते हुए, ब्लू आइस वाले अंकल, आप भी चलिए हमारे साथ। अरमान मायरा को देख रहा था कि मायरा क्या चाहती है। मायरा अरमान को देखते हुए, अरमान आप भी हमें ज्वाइन कीजिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो। अरमान अपने मन में ही, मैं तो मरा जा रहा हूँ तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने को, और तुम कह रही हो कि मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अरमान, नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो। सभी लोग आइसक्रीम खाने लगते हैं। अरमान तो बस मायरा को ही देखे जा रहा था। रियान से देखकर सिया को इशारा करता है। सिया रियांस का इशारा देखकर अरमान को देखती है, जो मायरा को ही देखे जा रहा था, और मायरा अपना फोन चलाने में बिजी थी। सिया अपना सिर पकड़ लेती है और मन में कहती है, पता नहीं कैसी लड़की है, इतना हैंडसम लड़का सामने बैठा है, ये नहीं कि उसे देख लूं, तो फोन को देख रही है। अरमान मायरा को देखते हुए, आप सब घर कैसे जा रहे हो? मायरा, कैब से। अरमान, मैं आप सबको छोड़ दूंगा। मायरा अरमान को देखते हुए, नो थैंक यू अरमान, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम चले जाएंगे। अरमान, इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, मैं भी घर जा रहा हूँ, आपको ड्रॉप कर दूंगा। सिया समझ गई कि ये लड़की नहीं जाएगी, अब मुझे ही कुछ करना होगा। सिया, जी सर, हम सब आपके साथ चल रहे हैं। मायरा सिया को घूर कर देखती है तो सिया रियाज का हाथ पकड़कर बाहर चली जाती है। अरमान अमन को कॉल करके बता देता है कि वो घर चला गया। अरमान मायरा को देख बोला, चलें? अब मायरा के पास कोई चारा नहीं था तो वो अरमान के साथ चली जाती है। सुबह मायरा और सिया ऑफिस पहुंचकर अपने केबिन में आकर अपना काम करने लगती हैं। अरमान अभी तक ऑफिस नहीं आया था। मायरा अरमान के केबिन में जाती है। केबिन के बाहर खड़े होकर मायरा डोर नॉक करती है, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता। ऐसे ही मायरा 3 से 4 बार नॉक करती है, तब भी कोई जवाब नहीं आता, तो वो केबिन का डोर थोड़ा सा खोलकर अंदर से झांकती है। उसे अरमान नहीं दिखता तो वो अंदर जाकर पूरे केबिन के चारों तरफ देखती है।
लेकिन अरमान नहीं मिलता। मायरा वापस जाने के लिए मुड़ती है और किसी से टकरा जाती है। जैसे ही मायरा गिरने वाली होती है, वो शख्स मायरा का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है। मायरा खुद को संभाल नहीं पाती है और वो सीधे उस शख्स के सीने से जा लगती है और वो शख्स मायरा को अपनी बाहों में भर लेता है। मायरा थोड़ा रिलैक्स होकर उस शख्स से दूर होकर उसे देखती है तो वो थोड़ा डर जाती है और बोलती है, सॉरी सर। अरमान मायरा को देखते हुए, तुम्हें सॉरी की जगह थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें गिरने से बचाया है। मायरा थोड़ा हड़बड़ाते हुए बोली, थैंक यू सर। अरमान जाकर चेयर पर बैठ जाता है और मायरा को देखकर बोलता है, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मायरा, सर मैं आपका आज का शेड्यूल बताने आई थी, मगर आप केबिन में नहीं थे तो मैं बस वापस जा रही थी और आपसे। मायरा थोड़ा डरते हुए बोली, अरमान ओके बताइए। मायरा, क्या सर? अरमान, मेरा आज का शेड्यूल। मायरा, ओके सर। मायरा अरमान को उसके पूरे दिन का शेड्यूल बता देती है और केबिन के बाहर जाने लगती है। तभी अरमान मायरा को रोकते हुए बोला, मेरे लिए एक कप कॉफ़ी लेकर आओ। मैं कैंटीन की कॉफ़ी नहीं पीता, तो मेरे लिए तुम खुद कॉफ़ी बनाकर लाओगी, और हाँ, चीनी थोड़ी कम डालना। मायरा, ओके सर, मैं अभी लाती हूँ। ये कहकर मायरा कैंटीन में कॉफ़ी बनाने चली जाती है। थोड़ी देर में मायरा कॉफ़ी बनाकर अरमान की केबिन में चली जाती है। मायरा अरमान की कॉफ़ी उसके सामने रखते हुए बोलती है, सर कॉफ़ी। अरमान किसी फाइल को देखते हुए बस हाँ बोलता है। मायरा अरमान से बोलती है, सर क्या अब मैं जा सकती हूँ? अरमान एक तरफ इशारा करते हुए कहता है, ये कुछ फाइल हैं जिन्हें तुम्हें चेक करना है और आज शाम तक मुझे रिपोर्ट करना है। मायरा सभी फाइल उठाकर ओके सर कहकर अपने केबिन में चली जाती है। अरमान मायरा के जाने के बाद सोचता है, कैसी हो तुम? इतनी सारी फाइल देखकर कुछ रिएक्ट नहीं किया। तुम्हारी जगह कोई और होती तो इतनी सारी फाइल देखकर शॉक्ड हो जाती। मायरा को काम करते करते शाम हो जाती है। सिया मायरा के केबिन में आती है और कहती है, घर नहीं चलना अब तक काम कर रही हो। मायरा काम करते हुए, तू जा, मुझे थोड़ा काम है, ये फाइल कंप्लीट करके आज ही सर को देनी है। तू जा, मैं काम कंप्लीट करके आ जाऊंगी। सिया, यार मायरा तू लेट हो जाएगी। एक काम करते हैं, मैं भी तेरी हेल्प करती हूँ, फिर दोनों साथ चलेंगे। मायरा, नहीं सिया, तू घर जा, रियांस वेट कर रहा होगा, मैं जल्दी आ जाऊंगी। सिया, अच्छा ठीक है, मैं जाती हूँ, तू जल्दी आ जाइयो। अरमान का केबिन मायरा के केबिन के ठीक बगल में ही था, जिससे वो मायरा को अच्छी तरह देख सकता था। अरमान मायरा को काम करते हुए देख रहा था और उसकी हरकतें भी नोटिस कर रहा था। मायरा काम करते करते कभी अपने पेन को अपने होठों में दबा लेती, तो कभी अपने चेहरे पर आ रहे अपने बालों को पीछे करती, तो कभी अपने होठों को चबाने लगती। मायरा को ऐसा करता देख अरमान कहीं खोसा गया था। तभी उसके केबिन का डोर नॉक होता है, जिससे उसका ध्यान टूटता है और वो कमिन बोलता है। एक लड़की अंदर आती है, जिसने एक ब्लैक कलर की नी लेंथ की शॉर्ट ड्रेस और हील पहनी हुई थी, जो दिखने में काफ़ी फैशनेबल लग रही थी। वो सीधा अरमान के पास आकर खड़ी होकर बोलती है, हाय अरमान, कैसे हो? अरमान ने एक नज़र उसे देख फिर फाइल में देखते हुए बोला, आई एम गुड, हाउ आर यू? तो इस पर वो लड़की बोली, आई एम आल्सो गुड। अरमान काम करते हुए, तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ सोनल? उस लड़की का नाम सोनल मेहता है। सोनल अरमान के दोस्त अमन की बहन है। ये तीनों बचपन के दोस्त थे। सोनल अरमान को देखते हुए, तुम तो कभी मिलने आते नहीं हो, तो मैंने सोचा मैं ही मिल लेती हूँ तुमसे। वैसे आज मैं तुम्हें क्लब ले जाने आई हूँ, चलो ना, बहुत दिनों से कहीं बाहर नहीं गए हैं। सोनल इकलौती ऐसी लड़की थी जो अरमान से बातें कर सकती थी, क्योंकि अरमान किसी लड़की से बात ही नहीं करता था। वो तो सबको दिखाना चाहती थी कि अरमान उसका बॉयफ्रेंड है, मगर अरमान उसे दोस्त से ज़्यादा कुछ नहीं मानता था, इसलिए ही वो उससे बात करता था। अगर अरमान को पता चल जाता कि सोनल के दिल में उसके लिए कुछ और है, तो वो सोनल से भी कभी बात नहीं करता। और सोनल ये बात अच्छे से जानती थी, इसलिए उसने अपनी फीलिंग कभी अरमान के सामने नहीं आने दी थी और वो अरमान को किसी भी कीमत पर पाना चाहती थी। सोनल अरमान से, चलो ना अरमान, क्लब चलते हैं। अरमान मायरा को देखते हुए, नहीं सोनल, आज मेरे पास टाइम नहीं है, मैं थोड़ा बिजी हूँ। सोनल अरमान से, ऐसा कौन सा काम है तुम्हें
जो ऑफिस आवर्स ख़त्म होने के बाद भी करना है। और तुम यहाँ अकेले काम करोगे क्या, क्योंकि सारे एम्प्लॉयज़ तो चले गए हैं। अरमान ने कहा, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम है तो मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। सिया के जाने के बाद मायरा अपना काम कर रही थी। मायरा इस बात से अनजान थी कि कोई उसे देख रहा है। 2 घंटे बाद मायरा फाइल कंप्लीट करके अरमान के केबिन का डोर ओपन करती है। वैसे ही अचानक से लाइट चली जाती है। मायरा ये देखकर डर जाती है और फाइल उसके हाथ से नीचे गिर जाती है। मायरा बहुत ज़्यादा डर गई थी, क्योंकि उसके चाचा चाची उसे डरा धमका कर रखते थे कि वो हर चीज़ से डर जाती थी। मायरा डर के मारे जोर जोर से सांसें लेने लगती है और वहीं दीवार के सहारे जमीन पर बैठकर अपना मुंह अपने घुटनों में छुपा लेती है। शायद अब उसकी हिम्मत जवाब दे गई थी और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। जब लाइट गई थी तब अरमान बाथरूम में था। बाथरूम से बाहर आकर अरमान देखता है कि लाइट ऑफ है, तो वो अपने फ़ोन की फ्लैश लाइट ऑन करता है और बाहर जाने लगता है कि तभी उसे किसी की रोने की आवाज़ आती है। अरमान को मायरा का ख्याल आते ही वो बाहर जाने लगता है। तभी उसकी नज़र अपने केबिन के बाहर ज़मीन पर बैठी मायरा पर पड़ती है। उसकी हालत देख अरमान घबरा जाता है और मायरा के पास बैठकर उसे गले लगा लेता है। मायरा भी अरमान को कसकर पकड़ लेती है। अभी भी मायरा लंबी लंबी सांसें ले रही थी। उसे सांस लेने में परेशानी हो रही थी। तभी लाइट भी आ जाती है। अरमान मायरा को अपनी गोद में उठाकर अपने केबिन में रखे सोफे पर बिठा देता है। मायरा तो अरमान को छोड़ ही नहीं रही थी। उसने कसकर अरमान का कोट पकड़ा हुआ था। अरमान उसे शांत कराने के लिए उसके सिर को सहलाने लगा। जब कुछ देर बाद मायरा शांत हुई तो वो अरमान से अलग हुई और अब उसे पहले से बेहतर लग रहा था। अरमान मायरा को पहले पानी पिलाता है, फिर मायरा से पूछता है, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? क्या हो गया था तुम्हें? मायरा अपनी नजरें नीचे झुकाए बोली, वो मुझे अंधेरे से डर लगता है तो डर गई थी। अरमान, अब ठीक हो तुम? अगर नहीं ठीक हो तो हम डॉक्टर के पास चलते हैं। मायरा, नहीं सर, मैं ठीक हूँ। अरमान, पक्का तुम ठीक हो? मायरा अपना सिर हमें हिलाकर जवाब देती है। अरमान, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। मायरा, नहीं सर, मैं चली जाऊंगी और फाइल कंप्लीट हो गई, आप चेक कर लीजिए। अरमान, फाइल मैं कल चेक कर लूँगा, अभी तुम चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ दूँगा। मायरा मना कर पाती उससे पहले ही अरमान ने मायरा का हाथ पकड़ा और उसे ऑफिस से लेकर निकलकर गाड़ी के पास आ जाता है। मायरा को गाड़ी में बैठाकर खुद भी गाड़ी में बैठ जाता है। अरमान ड्राइवर को मायरा के घर का एड्रेस बताता है। ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट करके निकल पड़ता है। इस दौरान अरमान ने मायरा का हाथ नहीं छोड़ा था। उसने कसकर मायरा का हाथ पकड़ा हुआ था। उसकी आंखों में साफ साफ डर देखा जा सकता था। मायरा ने देखा कि अरमान ने अभी उसका हाथ पकड़ा हुआ है। मायरा अपना हाथ छुड़ाने लगी तो अरमान ने मायरा की तरफ देखा और पूछा, क्या हुआ, तुम ठीक हो? मायरा दर्द से कराती हुई बोली, प्लीज आप मेरा हाथ छोड़ेंगे, मुझे दर्द हो रहा है। अरमान को एहसास हुआ कि उसने मायरा का हाथ ज्यादा ही जोर से पकड़ा हुआ है, तो उसने एकदम मायरा का हाथ छोड़ दिया। मायरा अपने हाथ को सहलाने लगी। अरमान ने देखा कि उसके गोरे हाथों पर निशान पड़ गए हैं। ये देखकर अरमान को खुद पर ही गुस्सा आ रहा था कि उसने जाने अनजाने मायरा को हर्ट कर दिया। गाड़ी मायरा के घर के बाहर रुकती है। मायरा गाड़ी से उतरने लगती है तो अरमान मायरा का हाथ पकड़ लेता है और ड्राइवर को इशारे से गाड़ी से बाहर जाने को कहता है। ड्राइवर भी अरमान का इशारा समझकर गाड़ी से बाहर चला जाता है। मायरा पीछे मुड़कर अरमान की तरफ देखती है तो उसकी नज़रें अरमान की आंखों पर जाती हैं। मायरा इस वक्त अरमान की आंखों में खुद के लिए फिक्र देख पाती है। मायरा तो अरमान की आंखों में कहीं खो सी जाती है। शायद आज पहली बार था जो मायरा ने अरमान को ध्यान से देखा था। अरमान की वो नीली आंखें, गुलाबी होंठ, दूध सा गोरा रंग, एकदम परफेक्ट फेस फीचर्स, उसके वो सिल्की मुलायम बाल जो इस वक्त अरमान के माथे पर आ रहे थे। कुल मिलाकर अरमान बहुत ही हैंडसम लग रहा था। अरमान मायरा को अपनी तरफ इस तरह देखता देखकर मन ही मन बहुत खुश हो जाता है। वो मायरा की कमर को पकड़कर अपने पास खींच लेता है और उसे गले लगा लेता है। एक सुकून सा मिल रहा था अरमान को मायरा को अपनी बाहों में भरकर। यही हाल मायरा का भी था। मायरा पहली बार किसी के इतना करीब आई थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, जैसे मानो अभी निकल कर बाहर आ जाएगा। कुछ देर दोनों ऐसे एक दूसरे को अपनी बाहों में भरे आंखें बंद किए हुए थे। अरमान को तो जैसे आज
उसका प्यार मिल गया। बस उसे अब कुछ नहीं चाहिए। अरमान की पकड़ मायरा पर और कस जाती है, जिस वजह से मायरा अपने सेंस में आती है और अरमान को खुद से दूर करती है और सॉरी बोलकर जल्दी से गाड़ी से बाहर चली जाती है और अपने घर की तरफ भाग जाती है। मायरा ने यह सब इतनी जल्दी किया था कि अरमान को समझ नहीं पाया, लेकिन अरमान बहुत खुश था मायरा को इतने करीब पाकर। फिर अरमान भी अपने घर को चला जाता है। मायरा जब घर के अंदर आती है तो देखती है सिया सोफे पर बैठकर उसका इंतजार कर रही है। मायरा सिया को देखते हुए, रियांस कहाँ है? सिया मायरा से, वो खाना खाकर सो गया, तू जाकर फ्रेश हो जा, मैं तेरे लिए खाना गर्म करती हूँ। मायरा रूम में पहुंचकर खुद से ही बोली, क्या हो गया था मुझे? क्यों मैंने अरमान सर को खुद से दूर नहीं किया? क्यों उनके इतना करीब होने पर मुझे अच्छा लग रहा था? मायरा अपने ख्यालों को झटक बाथरूम में चली जाती है। अगला दिन मायरा अरमान के केबिन में जाने से घबरा रही थी, क्योंकि कल जो कुछ उसके और अरमान के बीच हुआ, उस वजह से वो अरमान के सामने नहीं जाना चाहती थी। तभी प्योन मायरा के केबिन में आता है और मायरा से कहता है, आपको सर बुला रहे हैं। मायरा ने कहा, ठीक है, आप जाइए। मायरा खुद से बोली, अब क्या करूं, अब तो जाना ही पड़ेगा। मायरा खुद को नॉर्मल करती है और एक गहरी सांस लेती है। मायरा अरमान के केबिन में पहुंचकर, जी सर, आपने बुलाया? अरमान फाइल में देखते हुए, हाँ, मुझे तुम्हें यह बताना था कि आज शाम की मीटिंग में तुम मेरे साथ चलोगे। और हाँ, मीटिंग शहर से बाहर है तो हमें वहीं रुकना पड़ेगा, होटल में बुकिंग भी कर लेना। मायरा यह सुनकर अरमान को हैरानी से देखती है और अपने मन में बोली, कल की वजह से तो मैं इनके सामने भी आने से घबरा रही थी और आज मुझे इनके साथ बाहर जाना पड़ेगा। अरमान जब मायरा को वहीं खड़ा देखता है तो मायरा की तरफ देखकर कहता है, क्या हुआ मिस मायरा, कोई प्रॉब्लम है? मायरा थोड़ा घबराते हुए बोली, नो नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरमान, फिर जाइए, जाकर मीटिंग की तैयारी कीजिए। मायरा ओके सर कहकर चली जाती है। मायरा का तो मन नहीं था अरमान के साथ बाहर जाने का, लेकिन वो करे भी तो क्या, उसका काम था जो उसे करना था। अरमान मायरा को जाता देखकर मुस्कुरा देता है। अरमान, मैं जानता हूँ कि तुम क्या सोच रही हो। अब कहाँ जाओगी मायरा? मेरे पास ही आना होगा तुम्हें। तुम्हारे साथ रहकर ही मैं तुम्हारे दिल में अपने लिए प्यार जगा सकता हूँ। मायरा अपने केबिन में जाकर सबसे पहले होटल में रूम बुक करती है और फिर सिया को अपने पास बुलाकर सब बताती है। सिया, यार तू टेंशन मत ले, रियांश को मैं संभाल लूंगी, तू मीटिंग की तैयारी कर ले और जा। सारी तैयारी करने के बाद मायरा अरमान के केबिन में जाती है और कहती है, सर सारी तैयारी हो गई है। अरमान, गुड, तो चलते हैं। जब वह दोनों बाहर आ रहे थे तो ऑफिस की सारी लड़कियां मायरा और अरमान को साथ देखकर जल रही होती हैं, क्योंकि मायरा और अरमान साथ में बहुत अच्छे लग रहे होते हैं, एकदम एक परफेक्ट कपल के जैसे। अरमान ने ब्लैक कलर का बिजनेस सूट पहना हुआ था और वाइट कलर की शर्ट, और माया ने ब्लैक प्लाजो और वाइट कलर का ऑफ शोल्डर टॉप पहना हुआ था। अरमान की गाड़ी उस होटल के बाहर आकर रुकती है जहां उसकी मीटिंग थी, तो वो और मायरा दोनों गाड़ी से बाहर आ जाते हैं और अंदर जाने लगते हैं। जब मायरा अरमान के साथ अंदर जा रही थी तो वहां पर खड़े लड़के मायरा को अजीब नजर से देख रहे थे, जो अरमान ने नोटिस कर लिया था। उन लड़कों का इस तरह मायरा को घूरना अरमान को पसंद नहीं आ रहा था। कुछ देर में वह लोग एक रूम में पहुंच जाते हैं जहाँ पर काफी लोग बैठे हुए थे, उन दोनों का इंतजार कर रहे थे। वहां बैठे लोग मायरा की खूबसूरती में कहीं खोसे जाते हैं और जब मायरा को अरमान के साथ देखते हैं तो शॉक्ड रह जाते हैं, क्योंकि ये पहली बार था कि अरमान किसी लड़की के साथ आया था। क्योंकि वहां बैठे हर इंसान को पता था कि अरमान मलिक अपने आसपास किसी भी लड़की को भटकने तक नहीं देता है, और आज वह किसी लड़की के साथ मीटिंग में आया है। यह सब देखकर वहां बैठे सभी लोग शॉक्ड थे, मगर कोई था जिसे मायरा को अरमान के साथ देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था। वह कोई और नहीं बल्कि सोनल थी, जो मायरा को अरमान के साथ देखकर पागल हुई जा रही थी। इस वक्त वह मायरा को जान से मार डालना चाहती थी। सोनल यहाँ अपने भाई अमन की जगह आई थी, क्योंकि उसके भाई को दूसरे काम की वजह से बाहर जाना पड़ा था। इसलिए सोनल यहाँ आई थी, क्योंकि वह अच्छे से जानती थी कि इस मीटिंग में अरमान भी आने वाला है। तो वह खुशी खुशी यहाँ आ गई और यहाँ मायरा को अरमान के साथ देखकर मानो पागल ही हुई जा रही थी। वह मन ही मन मायरा को सबक सिखाने के बारे में सोच रही थी। अरमान आकर अपनी जगह बैठ जाता है और उसके बगल में ही मायरा बैठ जाती है।
उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह लोग एक दूसरे के लिए ही बने हों, बिल्कुल मेड फॉर ईच अदर। कुछ देर में मीटिंग चलने के बाद अरमान को सभी लोग कांग्रेचुलेशंस कहते हैं, क्योंकि ये प्रोजेक्ट उसे ही मिला था। तभी उनमें से एक आदमी अरमान के पास आकर उसे कहता है, कांग्रेचुलेसन मिस्टर मलिक। वैसे मुझे पता था ये प्रोजेक्ट आप ही ले जाएंगे। वैसे मैं आपको अपनी पार्टी में इनवाइट करने आया था। वह क्या है ना, आज मेरी बेटी की एंगेजमेंट है, तो प्लीज़ आप ज़रूर आइएगा। आप आएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। अरमान कुछ सोचते हुए उन्हें हाँ बोल देता है और फिर मायरा की तरफ देखकर स्माइल करता है और मायरा की तरफ चल देता है। अरमान मायरा के पास पहुंचकर बोलता है, मायरा, आज यहाँ एक पार्टी है जो हमें अटेंड करनी है, तो तुम जाकर पार्टी के लिए रेडी हो जाओ। मायरा ने कहा, पर सर किसकी पार्टी है? क्या हमारा पार्टी में जाना ज़रूरी है? प्लीज़ आप अकेले चले जाइए। अरमान ने कहा, यह हमारे एक क्लाइंट मिस्टर मेहरा की बेटी की इंगेजमेंट की पार्टी है। उन्होंने तुम्हें भी पार्टी में इनवाइट किया है, तो जाओ जाकर रेडी हो जाओ। मायरा ने कहा, लेकिन सर पार्टी के लिए रेडी क्या होना? मैं यहाँ कोई दूसरे कपड़े तो लाई ही नहीं हूँ जिससे मैं रेडी हो जाऊँ। मैं जैसी हूँ वैसे ही चलती हूँ। अरमान ने कहा, तुम अपने रूम में जाओ, पार्टी के लिए ड्रेस और सारा सामान तुम्हारे रूम में पहुंच जाएगा। मायरा ने कहा, नो सर, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, ऐसे भी तो पार्टी में जा सकते हैं। अरमान ने कहा, नहीं, तुम रूम में जाओ, जाकर रेडी हो जाओ। अरमान ने कहा, खुद से ही बोला, मेरे होते हुए तुम्हें कोई कंप्रोमाइज़ करना पड़े, यह मैं कैसे होने दे सकता हूँ? मैं तुम्हारे कदमों में दुनिया भर की खुशी लाना चाहता हूँ। ये तो बस एक ड्रेस की बात है। मायरा वहाँ से अपने रूम में चली जाती है और रूम में आकर सीधे बाथरूम में चली जाती है और शावर लेने लगती है। 15 मिनट बाद मायरा बाथरूम से बाहर आती है। इस वक्त मायरा ने सिर्फ बाथरोब पहना हुआ था। तभी उसके रूम के दरवाजे पर कोई नॉक करता है। मायरा जाकर दरवाज़ा खोलती है तो सामने उसी होटल के स्टाफ की एक लड़की अपने हाथों में सामान लिए हुए खड़ी थी, जो अरमान ने भेजा था। मायरा उस लड़की के हाथ से सारा सामान लेकर अंदर चली जाती है। पहले वह उस ड्रेस को खोलकर देखती है। लाइट पर्पल कलर का एक खूबसूरत सा गाउन था, जो एक ऑफ शोल्डर गाउन था। मायरा को वह ड्रेस बहुत पसंद आती है और वह उसे लेकर तैयार होने लग जाती है। मायरा जब रेडी हो जाती है तो वह किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी। जब मायरा खुद को मिरर में देखती है तो उसकी आंखें नम हो जाती हैं, क्योंकि वह आखिरी बार ऐसे तब तैयार हुई थी जब उसका 18वां बर्थडे था। मायरा के पापा ने अपनी पसंद की ड्रेस मायरा को दिलाई थी। जब वह रेडी होकर आती है तो उसके पापा उसे कहते हैं, मेरी बेटी एकदम राजकुमारी लग रही है। ये सब सोचकर मायरा की आंखों से आंसू निकलकर उसके गालों पर आ जाते हैं। तभी मायरा के रूम के बाहर कोई नॉक करता है, तो मायरा अपने आंसू पोंछकर अपने आप को नॉर्मल करती है और डोर ओपन करती है। तो सामने अरमान खड़ा था। वह वहाँ मायरा को पार्टी के लिए लेने आया था। अरमान ने जब मायरा को देखा तो देखता ही रह गया। मायरा ने अपने बालों का बन बनाया हुआ था और हल्का सा मेकअप किया हुआ था और होठों पर हल्की पिंक कलर की लिपस्टिक लगाई हुई थी, जिससे उसके होठ गुलाब के फूल की तरह लग रहे थे। मायरा को देखकर अरमान का दिल मानो धड़कना ही भूल गया था और वह धीरे धीरे मायरा के करीब जाने लगा। मायरा घबराकर अपने कदम पीछे लेने लगती है और दीवार से जा लगती है। अरमान अभी भी उसके पास आ रहा था। अरमान को इस तरह अपने करीब आते देख वह डर जाती है। अरमान मायरा के पास जाता है। मायरा को अब अरमान की सांसें अपने चेहरे पर महसूस हो रही थीं। तभी अरमान अपना एक हाथ मायरा की तरफ ले जाता है, जिसे देख मायरा अपनी आंखें बंद कर लेती है। जिसे देखकर अरमान के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। अरमान अपना एक हाथ मायरा के गाल पर रखता है और आगे बढ़कर मायरा के माथे पर अपने होठ रख देता है। अरमान के ऐसा करने से अब मायरा को डर नहीं लग रहा था। उसे एक अपनेपन का एहसास हो रहा था, जो उसने कुछ सालों पहले खो दिया था। मायरा अपनी आंखें खोलकर अरमान को देखती है तो अरमान कहता है, बहुत खूबसूरत लग रही हो, और फिर मायरा का हाथ पकड़कर चला जाता है। जैसे ही वह दोनों पार्टी में पहुंचते हैं तो सभी लोगों की नजरें उन दोनों पर ही थी, क्योंकि वो दोनों एक कपल लग रहे थे। मिस्टर मेहरा अरमान का वेलकम करते हैं और अपनी बेटी और उसके मंगेतर से मिलवाते हैं। अरमान उन दोनों को कांग्रेचुलेसन बोलता है और मायरा भी उनको कांग्रेचुलेसन करती है।
तभी वहाँ पर मिस्टर मेहरा भी आ जाते हैं। तो मिस्टर मेहरा की बेटी टीना कहती है, मॉम डैड आपने बताया नहीं कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो इस पर मिस्टर और मिसेस मेहरा कहते हैं, बहुत प्यारी लग रही हो, एकदम राजकुमारी के जैसी। ये सुनकर मायरा को अपने मम्मी पापा की याद आ जाती है। जो अब तक मायरा मुस्कुरा रही थी, अब वो उदास हो जाती है और वो मिस्टर और मिसेस मेहरा को देखती है, जो अपनी बेटी को बहुत प्यार कर रहे थे। ये सब देख मायरा को अपने मम्मा पापा की याद आ जाती है। मायरा वहां से चली जाती है और कोने में खड़ी होकर बस सबको देख रही थी। अरमान सबसे बातें करने में बिजी था, उसका ध्यान मायरा पर गया ही नहीं था। कुछ देर ऐसे ही मायरा उदास खड़ी रहती है। तभी एक वेटर मायरा के पास आकर उसे ड्रिंक देता है। मायरा उस ड्रिंक को सॉफ्ट ड्रिंक समझकर पी लेती है। उसे तो पता ही नहीं था कि उसने जो पिया है वो एक वाइन थी। मायरा को ड्रिंक का टेस्ट थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन फिर भी वह उसे पी लेती है। थोड़ी देर में मायरा को नशा हो जाता है और उसका सिर घूमने लगता है। मायरा को अच्छा नहीं लगता, तो वह वहां से बाहर जाने लगती है। तभी अरमान की नज़र मायरा पर पड़ती है, जो कि बाहर जा रही थी। अरमान सभी को एक्सक्यूज मी बोलकर मायरा के पीछे पीछे चला जाता है और होटल के बाहर गार्डन में पहुंच जाता है। लेकिन गार्डन में उसे कहीं भी मायरा दिखाई नहीं देती, तो वह मायरा को इधर उधर ढूंढने लगता है। तो उसे मायरा एक बेंच पर बैठी दिखती है। तो अरमान मायरा के पास जाने लगता है और देखता है कि मायरा रो रही है और आसमान की तरफ देखकर बातें कर रही है। मायरा ने कहा, मम्मा पापा आप सब मुझे छोड़कर क्यों चले गए? आप तो बहुत प्यार करते थे ना मुझसे, फिर क्यों अकेले छोड़ गए? भैया भाभी आपसे भी नाराज हूँ, आप भी मम्मा पापा की तरह मुझे और रियाज को अकेला छोड़ गए। अरमान मायरा की बातें सुनकर वहीं खड़ा हो गया। मायरा की आंखों से निकलते आंसू देखकर मानो अरमान का दिल टूट सा गया हो। उसकी वो बातें सुनकर अरमान सोचता है, सबके सामने कितना खुश रहती है और अकेले में। अरमान मायरा के पास जाकर बैठ जाता है और उससे पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मायरा अरमान को देखती है और कहती है, सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जाइए जाकर अपनी पार्टी एंजॉय कीजिए। मायरा नशे में थी, उसे नहीं पता था कि वह क्या कह रही है। तब अरमान ने कहा, मैंने तुमसे पूछा है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? मायरा ने कहा, मैं मम्मा पापा से बातें कर रही हूँ, मैं सबसे बहुत गुस्सा हूँ। अरमान ने कहा, क्यों गुस्सा हो तुम? मायरा ने रोते हुए कहा, क्यों मम्मा पापा भाई भाभी सब मुझे अकेला छोड़ गए, बहुत याद आती है सबकी, सबसे नाराज हूँ, मुझे क्यों नहीं अपने साथ ले गए? अरमान को यह सुनते ही उसे गुस्सा आ जाता है कि मायरा उससे दूर जाना चाहती है। वो मायरा को अपनी तरफ खींचकर उसके कंधे को कसकर पकड़ लेता है और कहता है, मुझसे दूर जाना चाहती हो मायरा? यह सुनते ही उसकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं और कहती है, तो क्या करूं, मुझे अच्छा नहीं लगता अकेले रहना, सिर्फ रियाज के लिए जी रही हूँ, वरना। अरमान ने कहा, वरना वरना क्या? अरमान इस वक्त बहुत गुस्से में था। मायरा को खुद से दूर जाता सोच कर ही उसकी जान जा रही थी। मायरा के आंसू रुक ही नहीं रहे थे। यह देखकर अरमान अपने गुस्से पर कंट्रोल करता है और मायरा को अपने गले से लगा लेता है। थोड़ी देर बाद मायरा अरमान से दूर होती है और आसमान की तरफ देखकर कहती है, भाई भाभी आप दोनों रियाज की फिक्र मत करना, मैं उसका अच्छे से ख्याल रखती हूँ, उसे बहुत प्यार करती हूँ। आप दोनों की अमानत है मेरे पास, मैं हमेशा उसे अपने पास रखूंगी, कभी खुद से दूर नहीं करूंगी। बस आप सबने मुझे खुद से दूर कर दिया। यह कहकर मायरा घुटनों पर बैठकर रोने लगती है। अरमान मायरा की हालत देख उसकी आंखों से भी आंसू निकल आते हैं। अरमान ने मायरा को उठाया और अपने सीने से लगा लिया। मायरा हमेशा अकेले में रोया करती थी, लेकिन नशे में होने की वजह से आज खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाई और फूट फूट कर रोने लगी। मायरा को इस तरह रोता और तड़पता देख अरमान के दिल के कई टुकड़े हो गए थे। मायरा अरमान के सीने से लगी, बस रोए जा रही थी। जब अरमान ने देखा कि मायरा चुप ही नहीं हो रही है, तो उसने मायरा को खुद से अलग करके अपना एक हाथ मायरा के गाल पर और दूसरा हाथ उसकी कमर पर रखकर मायरा को अपने करीब करके अपने होठ मायरा के नरम होठों पर रख दिए। अरमान इस वक्त मायरा को प्यार से किस कर रहा था। वो बस मायरा को शांत करना चाहता था। अरमान अभी भी उसे चूमे जा रहा था। अब मायरा का रोना भी बंद हो गया था। मायरा के हाथ अरमान के सीने पर थे। उसने अरमान का कोट कसकर पकड़ा हुआ था। कुछ देर बाद अरमान मायरा के होठों से अलग होता है और देखता है,
कि मायरा ने अपनी आंखें बंद की हुई हैं। वो मायरा को अपने सीने से लगा लेता है। मायरा अरमान के सीने से ऐसे ही कुछ देर लगी रहती है और थोड़ी देर में उसे नींद आ जाती है। नशे में होने की वजह से उसे नींद आ जाती है। अरमान को जब महसूस होता है कि मायरा कोई हरकत नहीं कर रही है तो वह मायरा की तरफ देखता है कि मायरा तो सो रही है। तो अरमान उसके माथे पर किस करता है और मायरा को अपनी बाहों में उठाकर रूम की तरफ चला जाता है। रूम में पहुंचकर मायरा को बेड पर आराम से लेटा देता है और वहीं मायरा के पास बैठकर उसे निहारने लगता है। मायरा सोते हुए बहुत मासूम लग रही थी, जिसे देखकर अरमान मुस्कुरा देता है और कहता है, सोते हुए कितनी मासूम लग रही हो, कितने सुकून से सो रही हो तुम। लेकिन तुम्हारे अंदर कितना दर्द है ये मुझे आज पता लगा। मैं तुम्हें 5 सालों से ढूंढ रहा था और इन 5 सालों में मैं तुमसे मिलने को बहुत तड़पा हूँ, लेकिन मेरी तड़प शायद तुम्हारी तड़प के आगे कुछ भी नहीं है। वो आगे बोला, आज तुम मेरे पास हो तो मुझे सुकून सा मिला है, लेकिन तुमने न जाने इन 5 सालों में क्या क्या दर्द झेला है और आज भी उसी दर्द में हो। लेकिन अब मैं तुम्हें और दर्द में नहीं रहने दूंगा। मैं तुम्हारी फैमिली को तो वापस नहीं ला सकता, लेकिन तुम्हें एक नई फैमिली, नई जिंदगी जरूर दे सकता हूँ। फिर मायरा को ब्लैंकेट उड़ा देता है और अलमारी से अपने कपड़े निकालकर बाथरूम में चेंज करने चला जाता है। बाथरूम से बाहर आकर अरमान फोन पर किसी से बातें करने लगता है। कुछ ही देर में बात खत्म होने के बाद अरमान मायरा के पास जाकर बैठ जाता है और उसे देखने लगता है। तभी अरमान देखता है कि मायरा नींद में कुछ बड़बड़ा रही है। तो अरमान उसके करीब जाकर उसे सुलाने की कोशिश करता है और कहता है, सो जाओ मायरा, सब ठीक है, और उसके सिर को सहलाने लगता है। मायरा नींद में ही अरमान का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे अकेले नहीं रहना, प्लीज मत जाओ। तो अरमान वहीं उसके बगल में बेड पर लेट जाता है। अरमान लेटे हुए बस मायरा को ही निहारे जा रहा था और पता नहीं कब अरमान को भी नींद आ गई और वो भी सो गया। अरमान को मायरा के इतना करीब होकर बहुत सुकून मिल रहा था। दोनों ही एक दूसरे की बाहों में सुकून से सो रहे थे। सुबह जब अरमान की नींद खुली तो उसने देखा कि वह मायरा के काफी करीब था। उसका एक हाथ मायरा की कमर पर था और दूसरा हाथ मायरा के सिर के नीचे था। मायरा का फेस इस वक्त अरमान के बेहद करीब था। मायरा को अपने इतने करीब देखकर उसे मायरा को किस करने का मन कर रहा था। अरमान धीरे धीरे मायरा के होठों की तरफ बढ़ने लगता है। तभी मायरा की भी नींद खुल जाती है। अरमान ने देखा कि मायरा उठने वाली है। तभी अरमान अपनी आंखें बंद कर लेता है। मायरा अपनी आंखें खोलती है तो सामने उसे अरमान का हैंडसम सा चेहरा दिखता है और माया मुस्कुरा देती है। तभी दूसरे ही पल माया हैरान हो जाती है। वह अपनी आंखों को अपने दोनों हाथों से मसलती है और फिर सामने देखती है तो वह अरमान को अपने इतने करीब देखकर डर जाती है और अरमान को अपने आप से दूर धक्का देकर उठकर बैठ जाती है। अब अरमान भी अपनी आंखें खोलकर मायरा को देखने लगता है और सोचता है, इसे क्या हो गया। अरमान को अच्छा नहीं लगा जब मायरा ने उसे खुद से दूर किया। अरमान उठते हुए बोला, क्या हुआ? मायरा ने कहा, क्या हुआ ये आप मुझसे पूछ रहे हैं? आपको नहीं पता क्या हुआ? आप यहाँ मेरे कमरे में मेरे बेड पर क्या कर रहे हैं? अरमान हैरानी से मायरा को देखता है। माया डरते हुए बोली, सच सच बताइए, क्या आपने मेरे साथ कुछ ऐसा वैसा तो नहीं किया है ना? अरमान को अब गुस्सा आ जाता है और वह गुस्से में मायरा का हाथ पकड़कर कहता है, मैं तुम्हें इस तरह का इंसान दिखता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत करूँगा? क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं यहाँ क्यों और क्या कर रहा हूँ? मायरा थोड़ा हैरान होते हुए, मुझे क्या पता कि आप यहाँ क्यों और क्या कर रहे हैं? मुझे तो कुछ याद भी नहीं है। अरमान ने कहा, क्या मतलब है कि तुम्हें कुछ याद नहीं है? कल रात गार्डन में जो कुछ हुआ वो तुम कैसे भूल सकती हो? मायरा ने कहा, क्या हुआ था मुझे सच में याद नहीं। मुझे सिर्फ इतना याद है कि कल पार्टी में मैंने कोई ड्रिंक पी थी और उसके बाद मुझे चक्कर आ रहे थे। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था और मैं पार्टी से बाहर चली गई थी। बस उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता। अरमान मायरा की बातें सुन समझ जाता है कि कल रात शायद मायरा ने कोई गलत ड्रिंक पी लिया होगा। इसका मतलब कल हम दोनों के बीच जो बातें हुई और वो सब कुछ मायरा भूल गई क्योंकि वो नशे में थी। मैं ये सोचते हुए अरमान ने अपने माथे पर चपत लगाई और अपने आप को कोसने लगा कि उसने ना जाने क्या क्या सोच लिया था। अरमान को इस तरह सोचता देख मायरा बोली,
सर क्या हुआ बताइए ना, कल क्या हुआ था? अरमान ने मायरा को देखते हुए बोला। कुछ नहीं हुआ था, मायरा ने कहा। नहीं कुछ तो हुआ था, आपने ये क्यों कहा कि मुझे कुछ याद नहीं? बताइए ना सर, प्लीज, क्या मैंने कुछ किया? अरमान ने कहा। नहीं तुमने कुछ नहीं किया। कल तुमने शायद अल्कोहल पी लिया होगा और तुम्हें नशा हो गया था और तुम नशे में बेहोश हो गई थी, तो मैं तुम्हें यहाँ लेकर आ गया था। तुम्हें अकेला इसलिए नहीं छोड़ा कि कहीं तुम नशे में कहीं बाहर ना चली जाओ। अरमान ने मायरा से झूठ इसलिए बोला क्योंकि वह नहीं चाहता था कि मायरा कोई गिल्टी फील करे या उसे गलत समझे। अरमान बेड से उठते हुए बोला, अब तुम अपने रूम में जाओ, जाकर फ्रेश हो जाओ, फिर हम चलते हैं। मायरा ने अपना सिर हाँ में हिलाया और अपने रूम में चली गई। कुछ देर बाद मायरा और अरमान गाड़ी में बैठे हुए थे। वह वापस मुंबई जा रहे थे। सफ़र थोड़ा लंबा था तो मायरा बोर हो रही थी, तो उसने अपने बैग से हेडफोन निकाला और अपने फ़ोन से कनेक्ट करने लगी। तो उसने देखा उसका फ़ोन तो ऑफ है, शायद बैटरी डाउन होने के कारण फ़ोन बंद हो गया था। ये देख मायरा ने अपना फ़ोन और हेडफोन अपने बैग में वापस रख लिया। अरमान ये सब देख रहा था। वह समझ गया था कि मायरा बोर हो रही है और वह म्यूजिक सुनना चाहती है, तो अरमान ने अपने ड्राइवर से कहकर गाड़ी में सॉन्ग प्ले करवा दिया। ड्राइवर ने भी अरमान की बात मानकर सॉन्ग प्ले कर दिया। यह सुनकर मायरा खुश हो गई। अरमान ने देखा कि मायरा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई है, तो वह मुस्कुरा दिया और मन में बोला, मुझे पता है कि तुम्हें म्यूजिक पसंद है। मायरा अपनी आंखें बंद करके सीट से सिर लगाकर गाने को सुन रही थी। गाने की लाइन कुछ इस तरह थी, तुझे पाया नहीं है फिर भी खोने से डर रहा हूँ, छुप छुप के तुझसे तेरा चेहरा मैं पढ़ रहा हूँ। यह गाना मानो अरमान के दिल का हाल बयान कर रहे हूँ। अरमान तो बस एकटक मायरा को देखे जा रहा था, जो अपनी आंखें बंद किए सुकून से गाने को सुन रही थी। साया बन के संग तेरे धूप में चलना, खुद से ही तारीफ तेरी रात भर करना, भूलूं कैसे बीती बातें, ढूंढे तुझको भीगी आंखें। अरमान तो बस अभी भी एकटक अपने पास बैठी हुई मायरा को निहारे जा रहा था। जब मायरा को एहसास हुआ कि कोई उसे घूर रहा है, तो वह अपनी आंखें खोलकर देखती है कि अरमान उसे एकटक देखे ही जा रहा है। तो मायरा को अजीब लग रहा था, तो वह अरमान को बोलती है, सर आप मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हैं? मायरा ने अपनी नज़र नीचे करते हुए पूछा। अरमान मायरा की बात सुनकर अरमान कहता है, तुम्हें म्यूजिक पसंद है? मायरा खुश होते हुए बोली, पसंद नहीं, बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। अरमान मायरा के चेहरे पर साफ साफ खुशी देख सकता था कि उसे म्यूजिक कितना पसंद है। यह तो अरमान को भी नहीं पता था। उसे लगा कि मायरा को म्यूजिक सुनना और सिर्फ गाना पसंद है, लेकिन मायरा के लिए तो म्यूजिक उसका साथी है, उसके अकेलेपन का साथी, जो उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। एक वक्त था जब मायरा म्यूजिक थेरेपिस्ट बनना चाहती थी, क्योंकि उसका मन था कि म्यूजिक हर इंसान के लिए अच्छा होता है, जिससे लोग अपने स्ट्रेस दूर कर सकते हैं। लेकिन अरमान को तो पता ही नहीं था कि म्यूजिक मायरा के लिए क्या है। 1 घंटे के बाद मायरा के घर के बाहर उनकी गाड़ी आकर रुकती है। मायरा गाड़ी में से उतरने से पहले अरमान को बाय बोलती है और अपने घर की तरफ चली जाती है। अरमान मायरा को जाते हुए देखता है। वह उसे तब तक देखता है जब तक मायरा उसकी आंखों से ओझल ना हो गई हो। मायरा के जाने के बाद अरमान भी अपने घर को चला जाता है। अरमान का घर। अरमान घर पहुंचकर गाड़ी से उतरकर सीधा घर के अंदर चला जाता है। इस वक्त अरमान के फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, और जब वो अंदर पहुंचता है तो देखता है सामने सोफे पर उसकी दादी रुद्र और मम बैठे हुए थे। वह लोग कुछ बातें कर रहे थे और वहाँ अरमान का असिस्टेंट रजत भी था। वो भी सभी के साथ बैठा था। अरमान को आता देख रजत की तो सांसें उसके गले में अटक गई थी। रजत बस यही सोच रहा था कि अगर सर को पता चला कि मैंने यहाँ आकर क्या किया है, तो यह मुझे जिंदा ही दफना देंगे। रजत इस वक्त खुद को यहाँ आने के लिए कोस रहा था कि आखिर वो यहाँ आया ही क्यों। रजत अपने मन में बोलता है, मुझे रुद्र की बात मानकर यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि यहाँ आकर रजत ने अरमान और मायरा के बारे में सब कुछ बता दिया था। फ्लैशबैक। दादी ने रजत से पूछा, रजत आप ये बताइए कि रुद्र जो कह रहा है वो सच है? रजत ने कहा, क्या दादी? एक्चुअली रजत रुद्र के बचपन का दोस्त था और साथ ही अरमान का असिस्टेंट। रजत ऑफिस में उससे एक असिस्टेंट की तरह ही पेश आता था और ऑफिस के बाहर एक छोटे भाई की तरह अरमान से पेश आता था। अरमान भी रुद्र की
तरह रजत को अपना छोटा भाई मानता था। दादी ने कहा, यही कि अरमान के ऑफिस में अभी कोई नई लड़की आई है। रुद्र बता रहा था कि वो काफी खूबसूरत और समझदार है। रजत रुद्र की तरफ देखता है और बोलता है, जी दादी, वो अरमान भाई की पर्सनल सेक्रेटरी है। रुद्र ने कहा, हाँ दादी, और आपको पता है, कल की मीटिंग में भाई अपने साथ उसे लेकर गए थे, और देख लो, अभी तक नहीं आए हैं। रजत ने कहा, दादी, रुद्र सही कह रहा है। मुझे भी शुरू में थोड़ा अजीब लगा कि अरमान भाई जो लड़कियों से दूर रहते हैं, वो मायरा के साथ बहुत ही खुश रहते हैं, और दादी वह बहुत खूबसूरत और समझदार भी है। प्रिया जी ने कहा, माँ, आज अरमान से बात कर ही लीजिए कि अगर उसे वो लड़की पसंद है तो हम उसी से उसकी शादी करवा देंगे। दादी ने कहा, तुम ठीक कह रही हो, अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। फ्लैशबैक एंड। दादी अरमान को देखते हुए, अरमान, इधर आइए, हम सबके साथ में थोड़ा वक्त बिता लीजिए। हर वक्त काम में बिजी रहते हैं आप। अरमान आकर सबके साथ बैठ जाता है और बोलता है, क्या मीटिंग चल रही है आप सबकी? रुद्र ने कहा, भाई, आपको नहीं पता कि कल क्या है? अरमान थोड़ा सोचते हुए, कल कल तो मॉम डैड की एनिवर्सरी है। अरमान अपनी मॉम की तरफ देखते हुए, सॉरी मॉम, काम के चक्कर में मैं भूल ही गया था। प्रिया जी ने कहा, सॉरी किस लिए बेटा, तुम भूले कहाँ हो, तुम्हें याद तो है कि कल मेरी और तुम्हारे डैड की एनिवर्सरी है। अरमान अपनी मॉम के पास जाकर उनका हाथ पकड़कर बोला, आपको क्या गिफ्ट चाहिए, मैं वही दूंगा, बताइए। प्रिया जी ने मुस्कुराकर कहा, पक्का हम जो मांगेंगे वो तुम दोगे? अरमान ने कहा, जी मम, आप बोलिए तो। प्रिया जी एक नज़र सबको देखती हैं और अरमान से कहती हैं, अरमान, तुम शादी कर लो। अरमान इससे पहले कुछ बोल पाता कि प्रिया जी बीच में ही बोली, पहले हमारी बात सुन लो, फिर तुम कुछ बोलना। दादी अरमान से बोली, अरमान इधर आइए। अरमान और प्रिया जी दादी के पास आकर बैठ जाते हैं। दादी ने कहा, हम जानते हैं कि आप पहले ही किसी को पसंद करते हैं, लेकिन कब तक आप उनका इंतजार करेंगे? हमारे लिए आप शादी कर लीजिए। प्रिया जी ने कहा, अगर तुम्हें कोई और पसंद है तो तुम हमें बता सकते हो। अरमान चुपचाप उनकी बातें सुन रहा था। अरमान अपने मन में सोचता है कि जब से मैंने इन सबको गोवा वाली लड़की के बारे में बताया था, उसके बाद तो किसी ने मुझसे शादी की बात नहीं की, तो आज क्या हुआ सबको? अरमान की नज़र रजत और रुद्र पर जाती है, जो इशारे से एक दूसरे से बातें कर रहे थे। अरमान समझ जाता है कि ये सब इन दोनों का ही किया धरा है। अरमान अभी मायरा के बारे में कुछ बताना नहीं चाहता था, क्योंकि वो पहले मायरा के दिल की बात जानना चाहता था, फिर सबको बताना चाहता था। लेकिन अब क्या करे वो? रुद्र और रजत की नज़र जब अरमान पर जाती है, तो वह देखते हैं कि अरमान उन दोनों को ही घूर रहा है। अरमान के ऐसा घूरने पर तो रजत और रुद्र के पसीने छूट रहे थे। दादी ने कहा, अरमान, आपने जवाब नहीं दिया। दादी और प्रिया जी की नज़रें अरमान पर ही थी कि वो क्या कहेगा। अरमान एक नज़र सबको देखकर कहता है, ठीक है, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर तो मानो सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। तभी स्टडी रूम से बाहर आते हुए राकेश जी बोले, किस बात पर आप सब इतना खुश हैं, हमें भी बताइए। प्रिया जी खुश होते हुए राकेश जी के पास गईं और उनका हाथ पकड़कर उन्हें सबके बीच लेकर आती हुई बोली, अरमान शादी के लिए मान गया है। राकेश जी थोड़ा हैरान होते हुए बोले, क्या? प्रिया जी राकेश जी का हैरानी भरा चेहरा देखकर बोली, आप खुश नहीं है क्या कि हमारा बेटा शादी के लिए मान गया है? राकेश जी अरमान को देखते हुए, क्या तुम्हें वो लड़की मिल गई, या फिर तुम अपनी दादी और माँ की खुशी के लिए शादी कर रहे हो? देखो अरमान, ये तुम्हारी पूरी जिंदगी का सवाल है। तुम्हारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, तो आराम से सोच समझकर फैसला करना। प्रिया जी ने कहा, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरमान अपने डैड के पास जाकर कहता है, थैंक यू डैड, आपने मेरी फीलिंग को समझा, लेकिन मैं किसी प्रेशर में आकर शादी के लिए हाँ नहीं की है। मैं सच में शादी के लिए तैयार हूँ। फिर अरमान सबको देखते हुए बोला, जिस लड़की को मैं 5 साल से ढूंढ रहा था, वो मुझे मिल गई है, और मैं उसी से शादी करूँगा। यह सुनकर सभी लोग खुश और हैरान होकर अरमान को देखने लगते हैं। दादी खुश होते हुए, क्या सच में आपको आपका प्यार मिल गया? अरमान, कौन है वो? प्रिया जी, राकेश जी, रुद्र, रजत, सभी अरमान को ऐसे देख रहे थे कि जैसे वो भी जानना चाहते हो कि कौन है वो। अरमान सबको एक नज़र देखकर कहता है, वो लड़की मेरे ही ऑफिस में काम करती है, उसका नाम मायरा कपूर है। यह सुनकर रुद्र और रजत शॉक्ड हो जाते हैं
और अरमान से पूछते हैं, भाई आप सच कह रहे हैं? रजत ने कहा, तभी आपने मुझसे उसकी इन्फॉर्मेशन निकलवाई थी। अरमान हाँ में अपना सिर हिला देता है। रुद्र अरमान के गले लगते हुए बोला, आई एम सो हैप्पी भाई कि आपको आपके प्यार का फल मिल ही गया। फिर अरमान से दूर होते हुए बोला, तो ठीक है, हम कल की पार्टी में मिस मायरा यानी हमारी भाभी को भी इनवाइट करेंगे। दादी ने कहा, हाँ क्यों नहीं, हम भी तो मिले उनसे जिन्होंने हमारे अरमान को इतना लंबा इंतजार करवाया है। अरमान, आप अभी मायरा को फ़ोन करके उन्हें कल की पार्टी के लिए इनवाइट करो। उन्हें ही क्यों, उनकी पूरी फैमिली को इनवाइट करो। हम उनकी फैमिली से मिलकर आपके और उनकी शादी की बात करेंगे। अरमान दादी के पास जाकर बोला, दादी मायरा की फैमिली अब इस दुनिया में नहीं है। वो अकेली है, उसके साथ उसका भतीजा रहता है। सभी ये बात सुनकर उदास हो गए। अरमान ने अपनी पूरी फैमिली को सब बता दिया मायरा के बारे में, कि 5 साल पहले उसके साथ क्या हुआ था, और कल रात वाली बात भी बता दी, सिवाय इसके कि उसने मायरा को किस किया था। प्रिया जी ने कहा, कोई बात नहीं अरमान, हम सब मायरा को बहुत प्यार देंगे, इतना प्यार देंगे कि उसे कभी भी एक फैमिली की कमी नहीं होगी। दादी ने कहा, सच में अरमान आप बहुत किस्मत वाले हो कि मायरा जैसी लड़की आपको मिली। सोचो, जो लड़की अपने भाई के बेटे से इतना प्यार करती है, वो आपसे और हम सबसे कितना प्यार करेगी। वो हमेशा सबको साथ रखेगी, क्योंकि उसे एक फैमिली चाहिए जो उससे बहुत प्यार करे। अब तो हम मायरा से मिलने को बहुत बेताब है। अरमान ने कहा, लेकिन दादी वह मुझसे प्यार करती है कि नहीं, ये अभी तक मुझे नहीं पता। दादी ने कहा, मतलब क्या है आपका अरमान, कि वो आपसे प्यार करती है कि नहीं? अभी तो आपने बताया कि। अरमान दादी को बीच में रोकते हुए बोला, दादी मैं उससे प्यार करता हूँ, वो मुझसे प्यार करती भी है या नहीं पता नहीं, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए उसके दिल की बात जानने के लिए। इसलिए जब कल वो पार्टी में आएगी तो आप सब इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे। सभी अरमान की बात मान जाते हैं और कल की पार्टी की तैयारियों में लग जाते हैं। अरमान अपने रूम में जाकर मायरा को फ़ोन करता है कल की पार्टी में इनवाइट करने के लिए। काफ़ी देर रिंग जाने के बाद जब कोई कॉल नहीं उठाता तो अरमान फिर से कॉल करता है, लेकिन फिर से मायरा ने कॉल नहीं उठाया। अरमान सोचता है कि मायरा मेरा कॉल क्यों नहीं पिक कर रही है, कहीं कल रात की कोई बात तो याद नहीं आ गई उसे और वो मुझसे नाराज हो। अरमान अपने ख्यालों को झटकते हुए बोला, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो मुझसे कैसे नाराज हो सकती है, रास्ते में तो कितने अच्छे से बिहेव कर रही थी। कोई बात नहीं, मैं बाद में ट्राई करता हूँ। फिर अरमान बाथरूम में चला गया। 30 मिनट बाद अरमान बाथरूम से बाहर निकलता है। इस वक्त अरमान ने बाथरोब पहना हुआ था। अरमान अपना फ़ोन उठाकर देखता है कि मायरा ने उससे कॉल बैक किया कि नहीं, लेकिन मायरा का कोई भी जवाब नहीं आया था, ना कोई कॉल, ना कोई मैसेज। अरमान दोबारा से मायरा को कॉल करता है, लेकिन इस बार भी मायरा कॉल पिक नहीं करती। अरमान सोचता है कि शायद ऑफिस चली गई होगी और काम में बिजी होगी, इसलिए कॉल पिक नहीं कर रही है। अरमान थोड़ी देर में तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। अरमान की मॉम उसे लंच करने को कहती हैं, लेकिन अरमान मना करके चला जाता है। वो तो बस इस वक्त मायरा से मिलना चाहता था, क्योंकि मायरा उसका कॉल नहीं उठा रही थी। अरमान के ऑफिस में अरमान अपने केबिन में आकर मायरा के केबिन को देखता है, लेकिन मायरा तो केबिन में भी नहीं थी। अरमान पियोन को बुलाता है। पियोन भी जल्दी से अरमान के केबिन में पहुंच जाता है। अरमान पियोन से कहता है, मिस मायरा को मेरे केबिन में भेजो। अरमान को पता था कि मायरा अपने केबिन में नहीं है। उसको लगा शायद मायरा ऑफिस में कहीं होगी। पियोन ने कहा, लेकिन सर, मायरा मैम तो आज ऑफिस नहीं आई हैं। अरमान यह सुनकर थोड़ा हैरान हो जाता है कि मायरा ऑफिस नहीं आई, क्योंकि जब से मायरा ने ऑफिस ज्वाइन किया था, तब से मायरा ने कभी ऑफिस से ऑफ नहीं लिया था। अरमान अब मायरा के लिए परेशान हो जाता है, लेकिन अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं लाता और पियोन से जाने को कहता है। पियोन जाने लगता है, तभी अरमान को सोचकर पियोन को रोकता है और कहता है, मिस सिया को मेरे केबिन में भेजिए। पियोन जी सर कहकर चला जाता है। पियोन सिया के पास जाकर सिया से कहता है, सिया मैम, आपको अरमान सर ने बुलाया है। सिया पियोन की बात सुनकर थोड़ा हैरान हो जाती है, क्योंकि आज तक अरमान ने अपने एम्प्लॉय को कभी अपने केबिन में नहीं बुलाया था। सिया थोड़ा हैरान होते हुए पियोन से कहती है, सर ने मुझे नहीं मायरा को बुलाया होगा, मायरा उनकी सेक्रेटरी है, मैं नहीं। आपको नाम सुनने में कोई गलती हो गई है शायद। पियोन ने कहा,
नहीं मैम, आपको ही बुलाया है। सिया ने कहा, पक्का मुझे ही बुलाया है? पियोन ने कहा, जी आपको ही बुलाया है, और जल्दी जाइए, सर को लेट आने वाले लोग पसंद नहीं है। यह सुनकर सिया जल्दी से अरमान के केबिन की तरफ चली जाती है। अरमान के केबिन के बाहर पहुंचकर सिया डोर नॉक करती है। अंदर से एक कड़क आवाज आती है, कम इन। सिया डोर ओपन करके अंदर आ जाती है। सिया तो अरमान को ही देखे जा रही थी, लेकिन अरमान अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। उसने एक बार भी सिया की तरफ नहीं देखा था। अरमान लैपटॉप पर अपनी उंगलियां चलाते हुए बोला, मिस सिया, आज मायरा ऑफिस क्यों नहीं आई है? सिया ने कहा, सर वो तो आपके साथ गई थी। अरमान ने कहा, हाँ मेरे साथ थी, लेकिन सुबह हम वापस आ गए थे और उन्हें मैंने घर छोड़ दिया था। सिया ने कहा, लेकिन सर मैं तो उनके घर आने से पहले ही ऑफिस आ गई थी, तो मुझे नहीं पता कि वो क्यों नहीं आई। मैं अभी कॉल करके पूछती हूँ। अरमान ने कहा, मैं बहुत बार कॉल कर चुका हूँ, लेकिन वो कॉल पिक नहीं कर रही है। सिया ने कहा, कॉल पिक नहीं कर रही? लेकिन ऐसा तो वो कभी नहीं करती। मैं ट्राई करती हूँ। सिया अरमान के केबिन से बाहर निकलकर अपने केबिन में आ जाती है। फिर अपना फ़ोन लेकर मायरा को कॉल करती है, लेकिन मायरा सिया का भी कॉल पिक नहीं करती है। तो सिया मीरा को कॉल करती है। 2-3 रिंग के बाद मीरा कॉल पिक कर लेती है। मीरा ने कहा, हेलो। सिया ने कहा, हेलो मीरा। मीरा ने कहा, जी दीदी। सिया ने कहा, मीरा, मायरा घर पर है? मीरा ने कहा, जी दीदी, वो अपने कमरे में सो रही हैं। सिया ने कहा, क्या वह सो रही हैं? वो भी इस टाइम? वो तो कभी सोती नहीं है। मीरा, तुम जाकर चेक करो, उसकी तबीयत तो ठीक है ना? मीरा ने कहा, जी दीदी, अभी देखती हूँ। मीरा मायरा के कमरे का डोर ओपन करके अंदर आती है, तो देखती है मायरा ने खुद को ब्लैंकेट से पूरा कवर किया हुआ है। मीरा मायरा के चेहरे से थोड़ा ब्लैंकेट हटाती है और मायरा का माथा छू कर देखती है, तो उसे मायरा का माथा पूरा गर्म लगता है। मीरा मायरा के गले को और हाथ को छू कर देखती है, तो मायरा का पूरा शरीर तप रहा होता है। मीरा ने कहा, सिया दीदी, मायरा दीदी को बहुत तेज बुखार है। सिया ने कहा, मुझे पता था इसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए इस टाइम सो रही है। ठीक है, मैं अभी आ रही हूँ, तुम उसका ख्याल रखो। और रियांस कहाँ है? मीरा ने कहा, दीदी, रियांस अपने कमरे में सो रहा है। सिया ने कहा, ठीक है, तुम उसको मत बताना, मैं अभी आ रही हूँ। सिया कॉल कट करके अरमान के केबिन में जाती है और अरमान से कहती है, सर मायरा की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो नहीं आई। अरमान यह सुनकर परेशान हो जाता है और सिया की तरफ देखकर बोलता है, क्या हुआ मायरा को? इस वक्त अरमान के चेहरे पर परेशानी साफ देखी जा सकती थी, जिसे सिया ने भी देख लिया था। सिया हैरान होकर अरमान को देखते हुए अपने मन में बोली, सर को क्या हो गया? मायरा की तबीयत के बारे में सुनकर इन्हें क्यों इतनी परेशानी हो रही है? सिया ने कहा, सर उसको फीवर है। क्या मैं जा सकती हूँ? क्योंकि वो खुद से कभी अपना ध्यान नहीं रखती, इसलिए क्या मैं जा सकती हूँ? अरमान ने सुनकर एक झटके से अपनी चेयर से उठते हुए बोला, चलो मेरे साथ। सिया ने कहा, लेकिन सर कहाँ? अरमान कुछ नहीं बोला और अपने केबिन से बाहर चला गया। सिया भी बिना वक्त गवाए अरमान के पीछे पीछे चल दी। अरमान गाड़ी के पास पहुंचकर सिया को गाड़ी में बैठने का इशारा करता है और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। सिया भी अरमान का इशारा समझकर गाड़ी में बैठ जाती है। कुछ ही देर में अरमान की गाड़ी मायरा के घर के बाहर रुकती है। अरमान गाड़ी से बाहर आता है, तभी वहां पर एक डॉक्टर भी आ जाता है। अरमान ने गाड़ी चलाते टाइम ही डॉक्टर को कॉल करके मायरा के घर आने को कहा था। यह डॉक्टर अरमान का बेस्ट फ्रेंड सामर्थ ओबराय है। सिया अरमान का ऐसा बिहेव देखकर हैरान हो जाती है और खुद से कहती है, अरमान सर मायरा के लिए यहाँ आए हैं, लेकिन क्यों? कहीं सच में सर मायरा को पसंद करने लगे हैं? होटल में सिया ने देखा था कि अरमान जिस तरह मायरा को देख रहा था, उसे लगा कि शायद अरमान मायरा को पसंद करता है, लेकिन बाद में उन दोनों को साथ में उसने कभी इस तरह नहीं देखा था। वो इस बात को भूल चुकी थी, लेकिन आज अरमान के ऐसे बिहेव ने सिया को दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया। सिया अरमान को अपने घर के अंदर लेकर आती है और मायरा के रूम में चली जाती है, जहां मायरा बेड पर लेटी अपने आप को ब्लैंकेट से पूरा कवर किए हुए थी। सिया मायरा के पास जाती, उससे पहले ही अरमान मायरा के पास पहुंच जाता है और मायरा के चेहरे पर से ब्लैंकेट को हटाता है और देखता है कि तेज बुखार की वजह से मायरा का पूरा चेहरा लाल हो गया है। वो उसे छूकर देखता है, तो इस वक्त मायरा का पूरा शरीर तप रहा था। अरमान परेशान हो जाता है
और समर्थ को उसे चेक करने को कहता है। सिया अरमान को मायरा की इतनी फिक्र करता देख बहुत खुश हो रही थी कि कोई तो है जिसे मेरे और मेरी फैमिली के अलावा मायरा की इतनी फिक्र है। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।